सीए बनने तक का जो आपने सपना देखा था, बट सीए बनने के बाद बहुत सारी हमारे पास में ऑप्शंस रहती हैं, जैसे कि आप जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर टीचिंग कर सकते हैं, और वैसे आजकल तो इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। अगर सीए कर रहे हो तो दो चीजें याद रखो, देयर इज स्मार्ट वर्क एंड देयर इज हार्ड वर्क। भाई दोनों साइड बाय साइड चलेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना अटक जाएगी। मजदूर दिहाड़ी कमाता है दिन के एंड में, तो वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, बिना मेहनत के तो उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो मेहनत तो राज्य करनी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट, नो शॉर्टकट। ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट शायद उसको डिफिकल्ट लगता हो, तो वो पूछता है कि मैम क्या मैं ऑडिट के अंदर सिलेक्टिव स्टडी करके एंड ये दोनों चैप्टर्स को छोड़ के एग्जाम में जा सकता हूँ क्या? अल्टीमेटली हम पढ़ाई सीए की सिर्फ पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं, जितना भी हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। जैसे बच्चा 12th में मैथ्स छोड़ता है, फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन में आके मैथ्स वापस पढ़ता है, ये तो वही बात हो गई ना कि इंटर में पहले तुमने ऑडिट छोड़ दिया, कुछ पार्ट छोड़ दिया, अब तुम फाइनल में पहुंचे, अरे वाह शिट, ये तो वापस से आ गया मेरे सामने। अगर आपको मेमोराइज करना है मॉड्यूल को तो मिनिमम 5 रीडिंग्स इज अ मस्ट। आप एक रीडिंग 2 रीडिंग के बाद आंसर उस लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे, दिस इज नेचुरल। आप पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स लो। किसी चीज को जब हम बार बार करेंगे, ऑफ कोर्स परफेक्शन भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें समझने भी शुरू हो जाएंगी। तो एक जोर से थप्पड़ लगाओ उस टाइम पे कि भाई ये क्या हो गया। तो मैं बहुत रोई, मतलब जैसे बच्चे कहते हैं ना मेरे को आजकल मैम हमारी दुनिया खत्म हो गई, सो माय वर्ल्ड आल्सो केम क्रैशिंग डाउन। मैंने अपने माँ बाप को बोला मैं एमबीए कर लूंगी, बीएड कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, बट सीए नहीं करूंगी। What can be the 1.5 day strategy for auditing in the examinations? Hello everyone, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ देम, जो कि आजकल हमारे पॉडकास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। कमेंट भी कर दे करो गाइज, क्योंकि कमेंट करने से ना हमें पता चलता है कि आप किस चीज़ को सुनना चाहते हैं। चलिए आज वेलकम करते हैं एक ऐसे ऐसे इंसान को जो कि ना ही सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बल्कि 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 बहुत सारे बच्चों की इंस्पिरेशन है, बिकॉज शी इज़ अ मेंटोर, एंड वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट का जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। द सब्जेक्ट इज ऑडिट। हाँ जी, सो आई वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर मिस्टर क्यों बोल रही हूँ मैं मिस्टर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अपने जीवन के अंदर सारे के सारे स्ट्रगल्स को ऐसे ऐसे पार कर जाती है जैसे कि कोई पहलवान अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है और सारे स्ट्रगल्स को पीछे छोड़ देता है। सो आई वेलकम पालकी मैम, जिन्होंने ऑडिट के फियर को बिल्कुल खत्म कर डाला, मार डाला। जी हाँ पालकी मैम, बहुत 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 स्वागत है आज आपका इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच मैम। एंड पालकी मैम, मैं आपको सीरियसली बोलना चाहती हूँ कि whenever I see women into the industry, be it the job industry, be it the teaching industry, be it any industry, I really feel that चलो हम लोग कैसे ना कैसे करके किचन से बाहर निकल के एक वर्ल्ड, एक दुनिया में अपना नाम, अपना सम्मान तो बनाए हुए हैं। सो आई फील सो रिस्पेक्टफुल एंड द वुमेन्स लाइक यू, दे रिप्रेजेंट अस कि हाँ इंडस्ट्री में बहुत वुमेन्स भी हैं जो कि काम करती हैं। चलिए गाइस, तो आज का पॉडकास्ट सबसे पहले बनता किसके लिए है, यानी कि ऑडियंस, आप क्यों इस पॉडकास्ट को वॉच करें? तो सुनिएगा ध्यान से। आपको इस पॉडकास्ट को वॉच इसलिए करना है क्योंकि आपको आज मिलने वाली हैं बहुत सारे टिप्स। जी हाँ, पालकी मैम तो आपको पता ही है मेंटोर है ना, तो आपको आज इतना कुछ सिखा के जाएंगी ना जो कि शायद ही आपको कहीं सीखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, इंसान ना 2 तरीकों से ही सीखता है, पहला खुद धक्के खा के और दूसरा दूसरों के धक्कों से सीख कर। तो आज पालकी मैम के साथ डिस्कस करेंगे अपन कि उन्होंने अपने सीए का सफ़र बेचारा कैसे कैसे करके जो है कंप्लीट किया, एंड आज वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाने की फैक्ट्री है। जी हाँ, सो पालकी मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वाई सीए, आपने सीए करने का क्यों चूज़ किया? ओके, सीए करना क्यों चूज किया? क्योंकि शुरू से मेरी आदत थी बचपन से कि भाई कुछ अलग करना है। ठीक है, आई हैव दिस, इट्स इनबिल्ट इन माय नेचर। एंड मेरी फैमिली में सारे साइंस बैकग्राउंड के थे, तो वो ट्रेंड था कि भाई साइंस ही लेनी है और इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना है। बट आई ब्रोक दैट नॉर्म और मैंने अपने फैमिली नहीं, मैंने अपने कॉलोनी के अंदर ना एक दीदी है, उनको देखा था सीए करते हुए, एंड मुझे लगता था वाह यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रही है। तो वो एक रिस्पेक्ट फैक्टर
जो होता है ना वो प्रीफिक्स के आगे, वो फील पहले मिल चुकी थी, तो मैंने कहा नहीं यार मुझे भी ये चाहिए, तो मुझे कॉमर्स ही करना है। एंड साइंस तो मुझे बायो अच्छी लगती थी, फिजिक्स समझ में आती थी, बट केमिस्ट्री तो मेरे सिर के ऊपर से जाती थी। तो मैंने कहा ना बाबा ना, ये तो नहीं करना है, कॉमर्स उठाना है, और अगर कॉमर्स उठाना है तो अपने लिए सबसे बेस्ट करना है। तो मैंने मम्मा पापा को बोला कि मुझे 11th में कॉमर्स लेनी है और मुझे सीए करनी है। उन्होंने कहा श्योर है, पक्का? उन्होंने कहा नहीं, बहुत कन्विंस किया, मामा भी आए, सबने कन्विंस किया कि नहीं नहीं साइंस ही करनी है। मैंने कहा नहीं, करूंगी तो यही करूंगी और सीए ही करूंगी। फिर माई पेरेंट्स सपोर्टेड कि नहीं भाई बच्चा कह रहा है कि यही करना है तो लेट हर डू इट। एंड जब हम खुद के लिए करते हैं ना तो हमें पता है कि हमें प्रूव करना है। राइट। मैंने कहा भैया अब तो करना है, अपना नाम बनाना है। एंड इन द मीन टाइम जब मैंने सीए करनी स्टार्ट की थी, मेरा इंटर जब क्लियर हो गया था तो आई गॉट मैरिड, राइट। सो ओके। मेरी अभी सीए कंप्लीट भी नहीं हुई थी और मैंने शादी कर ली, और वहां पे फिर सोसाइटी का नॉर्म आ गया कि यार अब क्या करेगी, अब सीए थोड़ी हाँ। हो जाएगी, अब तो बच्चे पैदा करेगी, फैमिली चलाएगी। एंड आई अगेन ब्रोक दैट नॉर्म कि नहीं, शादी के बाद भी कर सकते हैं। आई डिड माई फाइनल एंड आई क्लियर्ड एंड आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेरी 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 प्राउड फीलिंग। सो जो विजन देखा वो विजन जो है आपने अचीव भी किया। कुडोज टू दैट। बिल्कुल एंड मैं ही बिल्कुल। बोलूंगी, मुझे ऐसे लगता था कि नहीं भाई स्ट्रगल सिर्फ मेरी लाइफ में है। बट यार स्ट्रगल सबकी लाइफ में है गाइस, माय गॉड। तो जब आप सीए बने, अब सीए बनने तक का जो आपने सपना देखा था, बट सीए बनने के बाद बहुत सारी हमारे पास में ऑप्शंस रहती हैं, जैसे कि आप जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर टीचिंग कर सकते हैं, और वैसे आजकल तो इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब आप सीए बने तो आपके पास तो कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही थे। तो आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया और क्यों? ओके। सीए बनने के बाद देखो सबको लगता है कि सीए बने हैं तो पैसा तो कमाना ही है, वो तो हाँ। चीज आनी है। तो वो आनी कैसे है, वो जॉब से लगता है हमें सबसे पहले आएगी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, ना ही हम्म। फर्म थी किसी की, तो ये आइडिया तो नहीं था। था यही कि जॉब लगनी है। बट मेरा शुरू से पैशन, मैं मेरा हमेशा स्पीकिंग स्किल्स रहा है, टीचिंग रहा है, समझाना रहा है, सो दैट वाज माय फोर्टे। तो मैंने जॉब शुरू तो कर ली है एमएनसी के अंदर, बट कहीं ना मेरा दिल नहीं लगता था। दो उस टाइम पे सर्विस टैक्स था, आईटीआर, ये सब काम थे रिलेटेड, सीए से रिलेटेड होते हैं, बट कहीं ना मेरा हमेशा ट्रेनिंग का मन होता था। तो मुझे घूम फिर के ना ऑर्गेनाइजेशन टीम के अंदर जो ट्रेनिंग होती थी उसमें डाल देते थे कि भाई ये अच्छा करती है, गिव अ दैट। एंड मैंने करा, 3-4 साल काम किया, देन आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट चाइल्ड। एंड देन मुझे लगा कि अब बैलेंस नहीं हो पा रहा है, शायद माई चाइल्ड इज नॉट बीइंग एबल टू गेट दैट टाइम, आई थिंक आई नीड टू टेक दैट ब्रेक। मैंने वो ब्रेक लिया। एंड उसमें वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि यार तू टीचिंग में क्यों नहीं आती है, इतना अच्छा पढ़ाती है, मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरे पास आ, लेट्स डू समथिंग बिग टुगेदर। तो मैंने अपने घर वालों को बोला, आई एम सिटिंग आइडल एंड मेरा टीचिंग का मन है, व्हाई डोंट आई स्टार्ट दैट। तो उन्होंने कहा आओ इसमें भी करो। और जब स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग की, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, फीडबैक अच्छा मिलना शुरू हुआ, एंड दैट चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं ना, वो स्टार्ट होता चला जाता है। व्हेन यू आर डेस्टिन्ड टू डू दैट थिंग, आई थिंक सब कुछ सपोर्ट करता है, सारी कायनात सपोर्ट करती है। तो वही चीज हुई, सबने सपोर्ट किया, एंड करते 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 आई एम हियर। Great, great. So basically, how much time you served the corporate sector? 4 years। 4 years. So after 4 years, आपने जो है स्विच किया टू द टीचिंग इंडस्ट्री। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नाउ आई कुड सी अ वुमन जिसके पास एक्सपीरियंस तो कॉर्पोरेट सेक्टर का है, बट शी इज डाइविंग इनटू द अनदर इंडस्ट्री विच इज अ टीचिंग इंडस्ट्री। नाउ यू आर नॉट जस्ट अ वुमन बट अ मदर एज वेल, राइट? तो जिस यस। सिचुएशन पे आप उस टाइम खड़े थे, उस सिचुएशन में टीचिंग इंडस्ट्री में आपने एंटर किया, वहां पर आपने अपनी जगह बनाने की कोशिश करी, वॉज इट इजी और रियली डिफिकल्ट एज अ वुमेन, एज अ मदर? कैसा था आपका सफर? देखो दो चीजें हैं, हम उसको एक प्रोफेशनल फ्रंट में देख सकते हैं और हम एक पर्सनल फ्रंट में देख सकते हैं, राइट। दोनों चीजें हमें पता है कि हमें मिला के चलानी है, बट दे आर टू सेपरेट इश्यूज, ठीक है। अगर हम प्रोफेशनली बात करें तो प्रोफेशनल केस में यस कंपटीशन बहुत ज्यादा है टीचिंग इंडस्ट्री में, एज इट इज। बट मैं अपने बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि एबीसीडी सबको आती है ना, बट हर कोई छोटे बच्चों को एबीसीडी सिखा नहीं सकता है। दैट्स द आर्ट अ टीचर हैज। सो अगर आपके पास वो आर्ट है, वो हुनर है, यू स्टैंड अबव द क्राउड, आप दिख जाते हो आराम से कि आप क्या कर रहे हो। सो वहां उस फ्रंट में व्हेन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम टीचिंग, हाउ आई एम टीचिंग, आई नो विथ टाइम चीजें ग्रो कर जाएंगी एंड आई मेक माई मार्क। सो दैट वॉज देयर, दैट कॉन्फिडेंस वॉज ऑलवेज देयर।
और सिखाते सिखाते बच्चों के फीडबैक मिलते मिलते वो इनहैंस ही हुआ है विद टाइम. व्हेन इट कम्स टू द पर्सनल फ्रंट, यस, जब तक आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, नहीं समझती है, एज अ फीमेल हम जितना मर्जी बोल लें, हम आगे नहीं कर पाते हैं. फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है और वो मिला, राइट टाइम पे मिला. So you are really one of those lucky person जिसको फैमिली सपोर्ट मिला. तो आई गेस जब आपके इन लॉ सपोर्टिव होते हैं तो वी गेट विमेन्स लाइक पालकी लांबा मैम इन द टीचिंग इंडस्ट्री. बिकॉज यस, अगर आपका पर्सनल सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है तो आप प्रोफेशनल में थोड़ा ज्यादा ग्रो करते हैं. इट हैपेंस. यस, करेक्ट, करेक्ट. बट मैनेज करके चलना पड़ता है. मतलब देयर आर टाइम्स where I need to put my work aside. For example, if I want to go for online nowadays, I can't do it because time constraint हो जाता है. I need to give time to my family. तो वो प्रायोरिटीज अगर कोई इंडिविजुअल सेट कर लेता है ना, कि प्रायोरिटाइज कर ले कि कब कहाँ किसको टाइम देना है, थिंग्स मैनेज आउट होंगी. सो गाइस, यहाँ पर पालकी मैम से हमारे को टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी टिप्स जो है देखने को मिलती हैं. आई बिलीव कि जो बच्चे मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं ना, टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, लुक एट दिस वुमेन पावर इन द हाउस. Yes, you शी can. मैनेजेस मतलब एवरीथिंग. yes, you have to. और कहीं ना कभी थोड़ी चीज नीचे हो जाएगी, बट विद टाइम फिर वो ऊपर आ जाएगी. आप सबको चैट पार लेके नहीं चल नहीं सकते चल हो. सकते. यू हैव टू रिमेम्बर दैट इन लाइफ. कुछ ना कुछ नीचे होगा तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा ही जाएगा. बट जब तक, जिसे कहते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे चलता रहे, लाइफ चलती रहेगी. अगर वो फ्लैट हो गई तो फिर तो कहानी गए. खत्म. बस यही चीज याद रखनी बिल्कुल है. सही बात बोली मैम आपने. तो जब आप टीचिंग में आए उसके बाद में अब होता है सबसे मेन जो डिसाइड करने वाली बात होती है वो होता है सब्जेक्ट, कि हम क्या सब्जेक्ट टेकअप करेंगे एज अ मेंटोर. समझाना आपका ठीक है, स्किल है, बट विच सब्जेक्ट टू टेकअप एंड व्हाई. तो आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया और क्यों आपने वही चूज किया? ओके, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था फाउंडेशन पढ़ाना इकोनॉमिक्स, बिकॉज ओके. इकोनॉमिक्स बहुत प्रैक्टिकल था, मेरी स्ट्रेंथ थी. एंड मैं सच्ची बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना चाह रही थी, बिकॉज अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाती तो मुझे उसके लिए पहले खूब पढ़ना पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ती, उसको एक्सप्लोर करना पड़ता, फिर मैं फील्ड में आती. राइट. सो मैंने ये सोचा जितना टाइम है उसको बेस्ट अगर यूटिलाइज करना है, पिक अ सब्जेक्ट जो मैं आराम से पढ़ के पढ़ा सकती हूँ, उनको और इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ, प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकती हूँ. सो आई फाउंड आउट दैट इको इज वन सब्जेक्ट जिसको मैं उठा सकती हूँ. पहले फाउंडेशन के बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊंगी, कुछ टाइम मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाया है. उसके बाद फिर मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि मैम अब आप बढ़िया, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू ग्रो. सिर्फ फाउंडेशन में रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहती थी. वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी फील्ड एरिया पकड़ना था. और मुझे ऐसा लगा कि लॉ मेरा फोटे नहीं है. थ्योरी सब्जेक्ट अगर मेरे को उठाना है तो मुझे लगा ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत प्रैक्टिकल है. मुझे ऐसा लगता है, बच्चों को लगता है थ्योरी है, बट मुझे हमेशा लगता था बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. अपने आसपास जो सब कुछ हो रहा है वही तो पढ़ रहे हैं. राइट. कई बात ऐसी कोई हमारे पूर्वज ने थोड़ी लिखी थी जिसको उठा के हम पढ़ रहे हैं बिना किसी बेस के. इट इज हैपनिंग अराउंड अस. तो अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बना पाऊं, मेरा चैलेंज यही था कि मैं इसको उठाऊंगी, इतना इंटरेस्टिंग बनाऊंगी कि बच्चों को समझ आ जाए, वो रिलेट कर पाए. तो मैंने इस चैलेंज को उठाया एंड दैट इज हाउ आई टुक ऑडिट. मेरा इंटरेस्ट खुद डेवलप होना शुरू हुआ एंड बस फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया. एंड देयर इज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट. ग्रेट. एंड यस, मैं भी जानती हूँ कि ऑडिट इज़ अ ड्राई पेपर. सो उसको इंटरेस्टिंग बनाना इतना आसान तो नहीं है, बट यस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक द ड्राई पेपर वेरी क्लीन चिट फॉर द स्टूडेंट्स. तो मैम एक बात बताइए, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते होंगे तो स्टूडेंट्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते होंगे, जैसे कि मैम क्या ये सीए इंटर का ऑडिट का पेपर हमें रट्टा मारना है, या फिर जो ये ऑडिट का पेपर है इसमें लटक तो नहीं जाएंगे. तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो? आप बच्चे को क्या कहते हो, क्या बताते हो? तो वो मेरी ऑडियंस जानना चाहेगी. ओके, देखो मैं सबसे पहले बच्चों को ये बताती हूँ कि अगर सीए कर रहे हो तो दो चीजें याद रखो. देयर इज स्मार्ट वर्क एंड देयर इज हार्ड वर्क. भाई दोनों साइड बाय साइड चलेंगे तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वरना अटक जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पढ़े जा रहे हैं, हमें पता है सी में बहुत पढ़ाई है, बच्चा 17 घंटे 18 घंटे पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे हैं, बट यही नहीं पता है कि पेपर को 3 घंटे कैसे प्रेजेंट करना है, तो उस पढ़ाई उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है. Right. अगर हमें ये पता है कि आंसर को कितने अच्छे से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, बट लिखना क्या है यही नहीं पढ़ा ठीक से, तब भी गाड़ी नहीं चलेगी. तो चाहिए तो दोनों चीजें, तो मेहनत भी करनी है और स्मार्ट वर्क के साथ करनी है. तो ये कैसे आएगा? अब मेहनत कैसे करेंगे? मैम जब आपको पढ़ा रही है
मैं ऑडिट में ये मानती हूँ कि कोई अलग से किताबों की जरूरत नहीं है, आपका मॉड्यूल आईसीआई का सफिशिएंट होता है, पेपर उसी से बनता है। सी अल्टीमेटली बच्चों का शॉर्ट टर्म गोल होता है कि हम इस लेवल को, इंटर लेवल को क्लियर करें और उसके बाद आगे फाइनल में जाएं। इसके बीच में आर्टिकलशिप है, तो जितनी भी प्रैक्टिकल आपने जितना भी पढ़ा होगा उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आप अपने आर्टिकलशिप में डेफिनेटली देखने वाले, दैट इज गोइंग टू बी देयर। सो अभी का जो मोटिव है हमारा, जो मॉड्यूल में हमें टर्म्स दे रहे हैं, लैंग्वेज दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं, उसको समझना और उसको प्रैक्टिकली वे, क्योंकि जितने भी आजकल पेपर्स हैं वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल सेंस में उसको रिप्रेजेंट करके आना। तो मेरा काम यहाँ रोल आता है कि भाई आपको समझाना है मॉड्यूल में क्या लिखा है, याद आपको करना पड़ेगा इफ यू लाइक इट और नॉट। मॉड्यूल की लैंग्वेज, सी आईसीआई के लिए भी मॉड्यूल की लैंग्वेज इज द बेस, वो भी उसी से ही पेपर चेक करेंगे, राइट? तो आप उस लैंग्वेज में अगर पूरी तरीके से वर्ड बाय वर्ड नहीं लिख सकते हो, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट द कॉन्सेप्ट एंड द कीवर्ड्स शुड बी देयर इन योर आंसर, और वेल प्रेजेंटेड आंसर। अगर आप इस तरीके से लिख के दे रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चों को यही समझाती हूँ। दूसरी चीज मैं बच्चों को ये समझाती हूँ कि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, सुबह कोई प्रार्थना करते हैं जो माँ बाप सिखाते हैं, स्कूल में प्रेयर सिखाते हैं, उस टाइम में कभी हमने मतलब समझा था उस चीज का क्या था? हम तो याद करते चले गए, करते चले गए, और आज का दिन है हमसे कोई भी पूछता, हमें वो चीज आती है और शायद इतनी बार पढ़ ली है या बोल ली है, उसका मतलब तक समझ में आता है करने के बाद, रेपिटेटिव चीजें करने के बाद। सेम गोज विद द थ्योरी पेपर। हम नहीं कह रहे हैं कि आप आंखें बंद करके उसको उसका जाप करिए, वी आर नेवर डूइंग, नेवर सेइंग दैट टू यू। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप पढ़ो, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो, लेकिन मल्टीपल रीडिंग्स लो। किसी चीज को जब हम बार बार करेंगे, ऑफ कोर्स परफेक्शन भी आएगी, इंटरेस्ट भी आएगा और चीजें समझनी भी शुरू हो जाएंगी। बस यही छोटी सी चीज है। बच्चों को बोलना है कि ऐसा नहीं है कि किताब के आगे 3 घंटे बैठे हुए हैं और ऐसे 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 कैसे कर रहे हैं, उसका भी कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं। मैं तो कहती हूँ 45 मिनट्स टू 1 आवर ही ऑडिट पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो, टॉपिक को ब्रेक करो, स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करो, बिकॉज अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स इज द की, वही आगे हेल्प करेगी। तो यही टीचिंग की चीजें हैं, और कुछ चटपटी बातें होती हैं जो क्लास को लाइवली रखती है। ग्रेट टू हियर दैट मैम, ग्रेट टू हियर दैट। एंड जो है, मैंने जस्ट अभी देखा, आई स्क्रॉल्ड योर सोशल मीडिया एंड आई गॉट टू नो दैट वन ऑफ योर स्टूडेंट हैज स्कॉर्ड द ऑल इंडिया रैंक एज वेल। यस। सो कब का अटेम्प्ट था बच्चे का, एंड कैसे वो आपसे पढ़ा, क्या क्या कैसे भाई उसकी रैंक आई? तो प्लीज लेट द ऑडियंस नो अबाउट दैट। मनित सिंह भाटिया वाज आई थिंक लास्ट ईयर मे अटेम्प्ट का बच्चा था, एंड ब्लेस्ड टू हैव अ स्टूडेंट लाइक दैट। हम लोग तरसते हैं एज अ टीचर कि हमारे जितना मर्जी मेहनत कर ले, सी अल्टीमेटली रिजल्ट से हमारी रिकॉग्निशन होने वाली है, राइट, मार्केट के अंदर। और अगर किसी बच्चे की रैंक आ जाती है तो एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती है। सो आई वॉज ब्लेस्ड, टोटली ब्लेस्ड कि मनित जैसा बच्चा मेरे पास आया। एंड ट्रस्ट मी, मनित ऐसा बच्चा था जिसको मैंने डे 1 में क्लास के अंदर बोला था, जो मैं बोलती हूँ कि भाई अगर मेरी क्लास में बैठ रहे हो तो आप एक ब्लैंक बुक की तरह बैठेंगे, जहां पे मैं जो भी लिखना चाहूंगी वो आपको साफ साफ दिखेगा। नाउ इफ यू सिट विद अ स्क्रिबल्ड माइंड इन माई क्लास, मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूंगी वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। सो उसने ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो किया, वो बिल्कुल ब्लैंक शांत दिमाग से बैठा था। जो टिप्स मैंने उसको दी क्लास के अंदर, उसने उस तरीके से उसको किया, रेगुलर टेस्ट एंड प्रैक्टिस किया। और ये बात जो दूसरे बच्चों में अलग और रैंक होल्डर्स में दिखती है ना, वो ये छोटी सी बात थी कि कभी भी हम क्लास के अंदर आते थे पढ़ाने के लिए ना, और फ्री टाइम बच्चे के पास 10 मिनट है, 15 मिनट है, वो उसमें भी कोई ना कोई चीज को रीड कर रहा है, चाहे याद नहीं कर रहा है बट रीड कर रहा है। वो छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपको एक नॉर्मल पासिंग बच्चे से रैंक होल्डर की तरफ लेके जाती है। और यही मनित के साथ हुआ। ही स्कोर्ड 93 इन ऑडिट, अगेन ऑल इंडिया हाईएस्ट थे। एंड उससे पूछा भी कि विच वॉज 93 योर फेवरेट मार्क्स। सब्जेक्ट, यस, विच वॉज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो उसने बोला ऑडिट। सो आई वॉज इवन मोर हैप्पियर टू हियर दैट कि उसको बहुत मजा आया ऑडिट पढ़ने में, और ऑडिट उसका फेवरेट हो गया, और आज भी वो इंटर्नशिप स्टैट ऑडिट में ही कर रहा है। तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता बच्चों को समझने के लिए कोई बात होगी कि ऑडिट इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वो थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। सो मैम, ये तो समझ आ गया। मैं भी खुद एक मेंटोर हूँ, तो मैं जानती हूँ कि जब तक हमारे पढ़ाए बच्चों की रैंक नहीं आती ना, लोग हमारे को उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते हैं कि शायद करेक्ट। टीचर में ही दम नहीं है। रैंक कहाँ आई है अभी पढ़ाए बच्चे की? जैसे एक रैंक आती है ना, तुरंत टीचर को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तो दिस आई हैव इवन कम अक्रॉस इन माई लाइफ एज वेल।
बट मुझे ऐसा लगता है, व्हाट व्हाट आई फील एज अ पर्सन इज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो सीए करते हैं वो एवरेज स्टूडेंट कैटेगरी से फॉल करते हैं। एंड वो ये कहते हैं कि मैम रैंक वैंक छोड़ो, हाँ बस पास करा दो, बस पास करा दो। तो मैम उनके लिए क्या मंत्रा है आपकी तरफ से? पता है वो सिर्फ नजरिए का बात होती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मिथ, सिंस आई एम अ काउंसलर ऑल्सो, और स्कूल्स में भी जाते हैं तो उसमें भी ये मिथ है कि सीए बहुत टफ है, बहुत टफ है जी, नहीं होगी तो पास कर लो, बहुत गनीमत है। बट मैं उनसे सिर्फ यही सवाल पूछती हूँ कि भाई टफ किसने तुम्हें बोला? दो ही ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि टफ है, जिनसे हुई नहीं या जिन्होंने करी नहीं। करेक्ट। तो मैंने कहा जब मैं कर सकती हूँ, आई एम ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट, मैं भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं थी, मैं कर सकती हूँ तो मेरे जैसा हर बच्चा कर सकता है। तो दो ही तो चीजें हैं, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क। तो बच्चों को ये समझाना है। मैंने कहा अगर तुम मजदूरी भी करने जाते हो, और मजदूर दिहाड़ी कमाता है दिन के एंड में, तो वो भी तो मेहनत ही कर रहा है, बिना मेहनत के तो उससे भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो राइट, मेहनत तो राज्य करनी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट, नो शॉर्टकट। सो यहाँ पे राइट। आपके सामने गाइस दो टीचर बैठे हुए हैं जो कि सेम यही कहते हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। पड़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, हाथ से सवाल सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। करेक्ट। सो अगर करेक्ट। अगर आप सीए क्रॉस करना चाहते हैं, अच्छा आप इंटर का लेवल क्रॉस करना चाहते हैं, फाइनल का लेवल क्रॉस करना चाहते हैं, उसके लिए एक ही मंत्र है, डू प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस, डू मेहनत, दैट्स इट, राइट मैम? बिल्कुल बिल्कुल। नाम के आगे वो दो अक्षर इतनी आसानी से थोड़ी लग जाएंगे, अगर उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है, वो राइट। हीरा अगर चाहिए है, तो वो कोयले को प्रेशर भी लेना ही पड़ेगा, तभी वो हीरा बनेगा, चमकेगा। सो वी आर ऑल ग्लिटरिंग डायमंड्स, एंड सब बन सकते हैं, बिल्कुल। तो मैम इसी के साथ में आपसे जो अगला सवाल पूछने वाली हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, एंड आई बिलीव दैट दैट कैन मेक यू इवन शॉक। चलिए मैं अच्छा। आपसे पूछती हूँ। सो क्या ज्यादा मुश्किल है, दैट सीए में ऑडिट पढ़ाना, या फिर आपके टाइम पर ऑडिट पढ़ना जब आपने सीए करी? अच्छा, सच्ची बताऊं तो आज के टाइम पे ऑडिट पढ़ाना ठीक है। क्योंकि हम में और आज के जनरेशन में बहुत फर्क है, और वो हमेशा से रहेगा, जनरेशन गैप जो होता है। जब खुद पढ़ना होता है तो वो खुद के ऊपर होती है बात, जब किसी और को पढ़ाना होता है ना तो ओनर्स गेट्स डबल्ड। राइट। राइट। आपको खुद भी पढ़ना है, आपको अपने आसपास भी देखना है, आपको इस तरीके से भी पढ़ाना है कि दिमाग में भी घुस जाए, और रिजल्ट भी लाना है। सो ऑफ कोर्स द प्रेशर इज मोर ऑन द अदर साइड। तो तो मैम आज जब आप सीए कर रहे थे तो आपने अपने थ्योरी पेपर्स या स्पेसिफिकली ऑडिट को कैसे आसान बनाया था? क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, आईसीए का मैट रेफर किया था? व्हाट वाज योर टेक्निक टू क्लियर ऑडिटिंग एट योर सी जर्नी? ओके। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरा फाउंडेशन फर्स्ट लेवल निकला, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था। और उस टाइम पे सिंस हम मिडिल क्लास फैमिली में हैं तो सारे सब्जेक्ट्स नहीं केटर कर पाते थे, तो सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेते थे, थ्योरी की नहीं लेते थे उस टाइम पे। तो थ्योरी किसी फ्रेंड ने अगर क्लास ली है तो उसकी बुक ले ली, और उसकी बुक्स में से जो मैम ने निमोनिक्स करवाए हैं या कुछ समझाया है तो वो ले लिया। सो ये तो आई टेक्निक गेस थी। यू आर टॉकिंग अबाउट सुरभि बंसल मैम। यस। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, क्योंकि तो मैम जिसने भी बोलते ली। जैसे आपने मैम वर्ड बोला और निमोनिक्स वर्ड बोला, तो मैंने आपको पकड़ लिया। ओके यस मैम, कंटिन्यू। तो उससे क्या हुआ कि मैंने ले लिया और इंटर निकल गया। बट जब फाइनल की बारी आई ना तो मैंने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए थे, इंटर में भी और दोनों ग्रुप्स फाइनल में भी इकट्ठे दिए थे। बट फाइनल में मैं लटक गई। आफ्टर मैरिज था एक, तो वो झटका था, और दूसरा ये था कि भाई फेल हो गई, लाइफ में कभी फेलियर तो देखा नहीं था। तो एक जोर से थप्पड़ लगा उस टाइम पे कि भाई ये क्या हो गया। तो मैं बहुत रोई, मतलब जैसे बच्चे कहते हैं ना मेरे को आजकल, मैम हमारी दुनिया खत्म हो गई। सो माई वर्ल्ड ऑल्सो केम क्रैशिंग डाउन। मैंने अपने माँ बाप को बोला मैं एमबीए कर लूंगी, बीएड कर लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, बट सीए नहीं करूंगी। सो मैं उस पॉइंट पे पहुंच गई थी गिव अप करके कि भाई ऐसा फेलियर का झटका लगा है, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। एंड इट वाज माय मदर। एक्चुअली हम लोग ना रियलाइज नहीं करते हैं अपने पेरेंट्स कितना एफर्ट डालते हैं। सो पहली चीज जो मेरी मदर ने की, उन्होंने कहा कि मैं तेरे को लास्ट टाइम बोल रही हूँ, एक लास्ट पुश है, तू दे दे, अगर इसके बाद नहीं हुआ ना, तेरा जो मन होगा तू करती हो, मैं नहीं रोकूंगी, बट ये लास्ट पुश यू विल गिव। मैं मान गई, मैंने कहा ठीक है मम्मा, ये लास्ट टाइम मैं दूंगी, और मैं दोनों ग्रुप्स इकट्ठे ही दूंगी।
तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा है, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स हेल्प की, तू थ्योरी पेपर्स को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रही है और इसी वजह से तेरी दिक्कत आई है, तो उन्हें क्लियर नहीं किया है. सो दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज हाउ स्मार्ट वर्क मैटर्स. पेपर को किस तरीके से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, स्टैंडर्ड्स या सेक्शंस कोड करने हैं, आपके प्रोविजंस क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड को किस तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है, कंक्लूजन देना है, शायद उस चीज पे मैंने वर्क किया. एंड बिंगो, एंड वो हमारा जो दोनों ग्रुप्स थे मेरे इसी वजह से निकल गए. एंड यस, आज मेरी मदर की वजह से अगर मैं हूं ना, तो मैं उन्हीं की वजह से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, क्योंकि उनके कहने पे मैंने वो लास्ट अटेम्प्ट दिया था और आज मैं यहाँ हूँ. आई गेस और सबकी इनफैक्ट मैं ये लाइफ भी की. बताना चाहूंगी यस एक मैम. बात और. जब मैं ऑडिट पढ़ती थी ना, तो मेरी हैबिट थी, क्योंकि मुझे टीचिंग ऑलरेडी पसंद थी, तो थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं क्या करती थी, मैं जब भी पढ़ती थी तो मैं अपने टेबल, चेयर, ब्लैक दीवारें, इनको ना बच्चे बना देती थी, स्टूडेंट्स, एंड मैं बोल बोल के एज अ टीचर कॉन्सेप्ट को समझाती थी. दैट वाज वन थिंग जो आज मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ. एंड सेकंड थिंग, जब कोई नहीं मिलता था ना, तो मैं अपनी मम्मा को पकड़ लेती थी, एंड वो इतनी पेशेंटली 3-3 घंटे, चाहे उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, बट पेशेंटली हाउ उसको स्वीट. सुनती थी. तो मुझे लगता है पेरेंट्स की ये चीजें ना हमें रियलाइज नहीं होती हैं तब, नहीं नहीं बट मैम, मैं ये उनका पूरा पूरा सैक्रिफाइस बोलती होता है. हूँ कि एक बच्चे को बनाने में पेरेंट्स का ही हाथ होता है. हम लोग एक मटका होते हैं, वो हमारे कुम्हार होते हैं. जो हम बनते हैं ना, वो बनाते हैं हमें. हम तो मिट्टी है. उन्होंने हमें बिल्कुल बिल्कुल, शेप करा है. सीरियसली. बिल्कुल. एंड सबसे बड़ी बात, वुमेन्स की अगर मैं बात करूँ, हमें शेप करा एंड फिर दूसरे घर भी भेज दिया. और बड़ा दिल चाहिए कि हाँ, नाउ शी इज गोना मेक द अदर फैमिली आल्सो हैप्पी with our culture and our things which we have taught her. तो वही चीज है. एक्चुअली में बिकॉज हम फीमेल्स ना मकान को घर बनाती हैं, दैट्स ठीक सो है, ट्रू. हम हाउस को होम बनाती हैं. एंड जो हमने सीखा हम आगे अपनी जनरेशन्स में वो देखते हैं. तो मुझे तब नहीं रियलाइज हुआ, आज जब मेरे बच्चे के साथ में लगती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, एंड देन आई रियलाइज कि भाई मेरे पेरेंट्स कितना टाइम डिवोट डिवोट करते थे. करते हैं. इनफैक्ट हम जब थक हार के आर्टिकलशिप करके और कॉलेज क्लासेस करके घर आते थे, तो हमारे फेवरेट खाना बनाना, उस टाइम हमें रियलाइज नहीं होता था कि हमारा फेवरेट फूड हमारे लिए गरम राइट. गरम तैयार है. बट आज जब हम खुद बनाते हैं ना, हाँ, तो हमें ध्यान आता है रियलाइज कि होता यार है. ये इतने से एफर्ट भी शायद हम तब रियलाइज नहीं करते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं. राइट. कि भाई अच्छा, वो क्लास से आ रही होगी, उसके लिए ये बना देती हूँ, ये सैंडविच रेडी यस, रखती हूँ, ये टिफिन में ले यस, जाएगी कल सुबह. सो दीज आर रियली स्मॉल स्मॉल एफर्ट्स जो कि शायद हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं समझते हैं, बट बाद में हमें रियलाइज जरूर होता है. और बिल्कुल. गाइज, मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, after parents, I guess, teachers, mentors, your counselors, all these makes a huge difference. जैसे कि मम्मी पापा लोग बहुत आपको पुश करते हैं ना, ऐसे हम लोग भी आपको जितना पुश कर पाते हैं ना, उतना पुश करते हैं कि चल एक अटेम्प्ट तो लिख दे. तो मैम, एक बच्चे की ऐसी मेरे पास क्वेरी आई, तो मैं चाहूंगी कि आप उस क्वेरी को सॉल्व करें. बच्चा कहता है कि मैंने जो है अपना जो है ऑडिट का एग्जाम और अपना एफएमएसएम का एग्जाम जो कि ग्रुप 2 में फॉल करता है, उसका बेसिकली ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर नहीं है. तो उसने मुझको पूछा कि मैम, क्या मैं ऑडिट के अंदर 2 चैप्टर्स है, सीए इंटर का बच्चा है, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिपोर्ट, शायद उसको डिफिकल्ट लगता हो, तो वो पूछता है कि मैम, क्या मैं ऑडिट के अंदर सेलेक्टिव स्टडी करके एंड ये दोनों चैप्टर्स को छोड़ के एग्जाम में जा सकता हूँ क्या? और ये उसका सेकंड अटेम्प्ट है, तो आप मैम उसको क्या गाइड करना चाहोगे? सबसे पहले तो ऑडिट क्या सीए के अंदर तुम जो छोड़ के जाओगे तुम्हें पेपर में दिखेगा, ये गारंटी है. एंड दैट इज व्हाट मेक सीए टफ. आप फ्रेंच ग्रीक नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपके आसपास हो रहा है आप वही पढ़ रहे हैं, बट आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी वहां प्रॉब्लम है. तो कोई भी, अगर आपको, मैं बच्चों को ये कहती हूँ, थ्योरी पेपर के अंदर अगर 100 मार्क्स का पेपर करके आओगे तो एक्सपेक्ट करो कि आधे आएंगे, उसके ऊपर जितने भी आए तुम्हारी ग्रेस है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, बट आधे तो आएंगे ही आएंगे. अब तुम पेपर ही 70 का करके आओगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू पास? फर्स्ट थिंग. तो उसके लिए आपको 100% कोर्स कवरेज करनी है. और क्यों छोड़ना है? अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, आपके टीचर्स हैं ना आपके लिए, आप उन टीचर्स से पढ़िए या आप गाइडेंस लीजिए जो आपको टिल लास्ट गाइड करें. क्यों नहीं जाते हैं आप वहां पे? कितने टीचर्स हैं मार्केट के अंदर, राइट. आप पूछिए, अपने डाउट को सॉल्व करिए और अंडरस्टैंड करिए. सी अल्टीमेटली हम पढ़ाई सीए की सिर्फ पास होने के लिए नहीं कर रहे हैं. जितना भी हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा.
ये बच्चे बिल्कुल। रियलाइज नहीं एंड अब करते हैं। जैसे एंड चैप्टर होगी ऑडिट रिपोर्ट, बताइए। ऑडिट आप एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट जैसे चैप्टर आप स्किप कर रहे हैं, मेरे को तो क्वेश्चन सुन के ही ऐसा हो गया कि मैं क्या करूं। क्या, एंड ऑडिट एविडेंस इज ऑल रिलेटेड टू ऐसे 500 सीरीज स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। मतलब ये तो बिल्कुल बेस है हमारे बेसिक। ऑडिट का कि स्टैंडर्ड्स तो गाइडलाइंस हैं ऑडिट करने के लिए। तो आप बिल्कुल। अगर उसको छोड़ जाएंगे और उसके बेस पे सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टैंडर्ड के बेस पे तो आएंगे, गाइडलाइंस के बेस पे, तो आप एक तो उसको आंसर नहीं कर पाएंगे, और कंपनी की रिपोर्ट कार्ड ही आपको बनाना नहीं आता तो ओपिनियन कहाँ कैसे देंगे कहाँ देंगे, सही प्रैक्टिकल बात चैप्टर। है। तो बहुत तो बिल्कुल सही बहुत बात है। इंपॉर्टेंट है। सिलेक्टिव स्टडी नहीं करो, बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, जैसे बच्चे मुझसे पूछते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ फर्स्ट मॉड्यूल इज मोर इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% ऑफ द पेपर इज फ्रॉम द फर्स्ट मॉड्यूल इटसेल्फ, क्योंकि जो कोर है ऑडिट का, जो बेस है, वो सारा फर्स्ट मॉड्यूल में है। सेकेंड मॉड्यूल में रिपोर्टिंग, सेपरेट एंटिटीज का ऑडिट कैसे करते हैं, बैंक ऑडिट कैसे करते हैं, वो है। तो अगर आपको बेस मॉड्यूल का पता है तो उसके बेसिस पे सेकंड में कुछ चैप्टर्स आप लाइट रीडिंग भी देंगे ना, आप आंसर कर पाएंगे। बट फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं छोड़ के जाना है। अच्छे नंबर लाने हैं, एग्जामिशन लानी है, तो कतई ही छोड़ के नहीं जाना है। मैं तो और यही मैम मैं कहूंगी। तो एक बात बताती हूँ, जैसे ऑडिट का पेपर हो गया, ये पेपर तो सीए इंटर की के साथ साथ सीए फाइनल्स में भी है। आपने यहाँ यस, छोड़ा, आपने फाइनल्स में करना है। बिल्कुल। और फाइनल में जैसे बच्चा ट्वेल्थ में मैथ्स छोड़ता है, फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन में आके मैथ्स वापस पढ़ता है। ये तो वही बात हो गई ना कि इंटर ने पहले तुमने ऑडिट छोड़ दिया, कुछ पार्ट छोड़ दिया, अब तुम फाइनल में पहुंचे, अरे वाह शिट, ये तो वापस से आ गया मेरे सामने। और ऐसा है भी, फाइनल का कोर्स में जितना भी आपने इंटर में पढ़ा है ना, वो तो है ही है, और उसके आगे और बियॉन्ड। ठीक है, आपके एथिक्स और ये सब चीजें आ जाती हैं, तो छोड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, आज नहीं तो कल। पढ़ना तो पड़ेगा, बेटर है आज ही पढ़ लो, अभी भी एग्जामिशन आ जाएगी और क्या पता फाइनल में रैंक आ जाए। बिल्कुल, और पालकी मैम से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आ सकते हैं, बिकॉज ग्रेट मेंटोर प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। यस। बच्चों के लिए ही हैं हमसे बच्चे, बच्चों से हम, सिंपल। मैम एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बच्चों को बहुत गाइड किया है, इंडीड आई एम रियली ऑब्लाइज अबाउट दैट, बट स्टिल वी हैव सर्टेन स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि मैम हमारे को ऑडिट के अंदर, स्पेसिफिकली दे टॉकिंग अबाउट ऑडिट के अंदर, कितने बार आपको हर आंसर जो है लिख लेना चाहिए, मतलब हम सिर्फ पढ़ लें आंसर लिख लें, मतलब क्या कर ले, हाउ मेनी टाइम्स ऑडिट को रीड करा जाए, हाउ मेनी टाइम्स ऑडिट को राइट किया जाए, राइट करे तो सारा के सारे क्वेश्चंस राइट करे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे कि मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे, राइटिंग में सॉल्व करे, क्या करे? ओके, सो ये पैटर्न क्या होगा मैं समझा सकती हूँ, जैसे मैं अपने क्लास में भी समझाती हूँ। मेरे क्लास में पढ़ाने का तरीका ये होता है कि पहले हम लोग नोट्स लिखते हैं, जो एक तो चैप्टर वाइज, मैंने हमेशा बोला है कोई भी चैप्टर उठाओगे पूरा चैप्टर एक साथ कतई ही नहीं करना ऑडिट के अंदर। यू हम्म। हैव टू ब्रेक द चैप्टर्स कॉन्सेप्ट वाइज। बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, 200-200 पेज के चैप्टर है, आप इकट्ठे उठाओगे अपना ही नुकसान है, क्वालिटेटिव आउटपुट आएगा ही नहीं। अगर क्वालिटेटिव आउटपुट चाहिए उसको ब्रेक करो। पहले अंडरस्टैंडिंग लो, अंडरस्टैंडिंग मैं नोट्स के थ्रू देती हूँ। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी अगर स्टैंडर्ड है, हम वो स्टैंडर्ड को समझते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। स्टैंडर्ड अपने आप में ही बहुत बड़े हैं, प्रोनाउंसमेंट्स देखें तो बहुत लंबी लंबी होती हैं, तो हम एज ए टीचर बच्चों की ये मदद करते हैं कि उसको फ्लो चार्ट में समराइज करके देते हैं। ठीक है, ओके। तो वो सब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद जब हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर हम उठाते हैं हमारी बेस्ट फ्रेंड को। ये बेस्ट फ्रेंड कौन है? हमारे आईसीआई के मॉड्यूल। मैंने कहा है उसको रोज प्यार किया करो, उसको जितना अपने पास रखोगे, जितना रोज देखोगे, जितना उसको अपना दोस्त बना लोगे ना, उतना ही वो तुम्हारी मदद करेगा। बिल्कुल राइट? मैम, एंड आई तो बिलीव बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, जो आपको यस, कभी दगा नहीं दे सकते, आप जितना उनके अंदर अपन घुसते चले जाओगे ना, उतना वो आपको देते चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यही करते हैं, हम टॉपिक वाइज रीड करते हैं। उसके बाद व्हाट आई हैव डन इज कि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उन्हें चैप्टर वाइज बाइफिकेट कर रखा है अपने बच्चों ओके। के लिए। एंड मैं कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती हूँ। मैं क्वेश्चन देने के बाद रेफरेंस देती हूँ कि मॉड्यूल में कौन से पार्ट के अंदर ये आंसर दिया हुआ है। सो द चाइल्ड नोज कि मॉड्यूल से ही पहले तो पेपर आता है, और दूसरा मॉड्यूल में कहाँ पे ये चीज लिखी थी, कौन सी चीज उनको ध्यान से पढ़नी थी, ये आइडिया हो जाए। तो मैं बच्चों को ये कहती हूँ, आपको सबको डेली लिख लिख के नहीं करना है, आप डेली उसको रीड करो उस पार्ट को। उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक में
आपको कम से कम अगर आपको मेमोराइज करना है मॉड्यूल को तो मिनिमम 5 रीडिंग्स इज अ मस्ट। आप एक रीडिंग दो रीडिंग के बाद आंसर उस लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे, दिस इज नेचुरल। आप अगर उस टाइम पे ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्वेश्चन पढ़ के कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है मॉड्यूल में, अगर दो रीडिंग्स के बाद ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, दैट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड। सेकेंडली, आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इफ दिस इज गोइंग आफ्टर 2 रीडिंग्स, यू आर गोइंग गुड। उसके बाद जब आप 3 बार 4 बार 5 बार मॉड्यूल को रीड करते हो, ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स में मॉड्यूल की लैंग्वेज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। डेली मैं बच्चों को जो मेरे से क्लास लेते हैं, आई गिव 1 होमवर्क क्वेश्चन डेली टू प्रैक्टिस जो उन्होंने पढ़ा है। इससे क्या होता है, एक तो हमें लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। विद टाइम आई आस्क देम कि स्टार्ट टाइम एंड स्टॉप टाइम लिखो। आपने एक आंसर को लिखने में कितना टाइम लगाया, क्या जैसे हमने चैप्टर्स ओवर किए वो टाइम हमारा रिड्यूस हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली आईसीआई के अंदर जो मार्किंग स्कीम है, या तो वो 2, 3, 4 या 5 इस राइट। मार्क के क्वेश्चन ऑडिट में आ रहे हैं। आते हैं मैक्स, हाँ 5 मार्क्स एवरेज 5 आते मार्क्स से हैं। ऊपर नहीं आता है, हाँ एग्जैक्टली तो हमें बाय द टाइम दे आर 11 चैप्टर्स 2 मॉड्यूल्स, हम डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 1 क्वेश्चन, हमारी स्पीड, राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। हमारे माइंड को सोचने में टाइम नहीं लगता है कि 2 मार्कर है तो कितना लिखना है, 3 है तो कितना लिखना है, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। सो यही है, कंसिस्टेंसी इज द की। आप अगर कंसिस्टेंटली ऑडिट पढ़ेंगे, ऑडिट को छोड़ना नहीं है। अगर मैम ने कोर्स कंप्लीट करा दिया, मैं बच्चों को तब भी कहती हूँ डेली 30 to 45 मिनट्स ऑडिट पढ़ना ही पढ़ना है। वट आई यूज टू डू इज, मैं बच्चों को बोलती थी, मैंने कहा जब मैं वॉशरूम जाती थी या नहाने जाती थी, मेरे को लगता था वो 15 मिनट भी अगर मेरे पास है ना, तो एक टॉपिक पढ़ जाती हूँ और नहाते नहाते ना उसको रिवाइज कर लूंगी। सो ये टिप्स थी जो मैंने अपने आप बच्चों ऐसे को दी, करते डू थे, नॉट मैं वेस्ट टाइम। बताती हूँ मैं कैसे करती थी। मैं आपको बताती हूँ, इट वाज आई गेस माय बीकॉम एग्जाम्स एंड आई डेवलप्ड दिस टेक्निक। तो वही ना 15 मिनट्स वॉशरूम के, 15 मिनट्स बाथिंग टाइम, मैं इसको यूज करती थी। हमारे जमाने में मोबाइल फोन तो मिले नहीं हमें हाथ में, मुझे तो नहीं मिला खैर, ठीक है। कमिंग फ्रॉम दैट एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। तो वॉशरूम जाना है, तो मेरे जो वॉशरूम का जो दरवाजा होता है अंदर से, तो मैंने उसके अंदर चार्ट पेपर लगाया हुआ था। जो चीजें मेरे को रटनी होती थी, मतलब अब मान लो आपकी रेट्स हैं, आपकी परसेंटेज हो गई, कोई चीज रटनी है आपको, आप सेक्शन नंबर्स हो गए एग्जाम्पल, व्हाट्सो एवर द थिंग, करेक्ट। मैं वो चार्ट पे वो बड़े बड़े साइज में, फोन साइज में मार्कर से लिखकर पेस्ट करती थी। एंड आई यूज टू चेंज दोज चार्ट्स एवरी संडे। तो मेरे को ये होता था माइंड में कि मुझे एक हफ्ते के अंदर ये याद करना है। एंड देन उसके बाद में चार्ट्स को पाइल अप करती थी, एक साथ रखती थी। जब मैं एग्जाम पढ़ने जाती थी, तो मैं वो चार्ट्स को एक बार, जस्ट व्हेन आई यूज्ड टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम, तो मैं सारे चार्ट्स को एक बार रिवाइज करती थी। एंड फिर उसके बाद में जब मुझे, मेरे को इस टेक्निक से काफ़ी बेनिफिट मिला, तो मैंने ये चीज़ बाथरूम में एट द टाइम ऑफ नहाना, तब भी मैंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। बट मैम ऑब्वियसली हम नहा रहे हैं, पानी है तो मार्कर तो रुकेगा नहीं। तो मैंने अपना दिमाग उसमें भी लगाया, दैट मैंने पहले चार्ट पेपर को लगाया, उसके बाद वो टेप जो थी, सेलोफिन टेप जो होती है, वाइट ट्रांसपेरेंट टेप होती है, टेप से उसको पूरा इंटैक्ट कर दिया। एंड वो चीज रखी जो कि मुझे ड्यूरेबिलिटी जिसकी रखनी है वो मैं रखती थी। तो इवन इफ आई एम टेकिंग द शार, मैं शार लेते लेते भी मैं सामने देख रही हूँ, फिर वापस रिवाइज कर रही हूँ, फिर सामने तो हिंट्स जो थे ना मेरे, जो निमोनिक्स थे मेरे, जो कि मुझे एग्जाम टाइम तक याद रखने हैं, तो निमोनिक्स रखे हुए थे। जैसे ही मैं निमोनिक्स को देखती थी, आंखें खोला, साबुन लगा हुआ है, आंखें खोली, उसके बाद अच्छा ये निमोनिक किसका था, वो आप माइंड में रिकॉल कर रहे हो। सो आई यूज टू रिकॉल ऑल द थ्योरी एंड थिंग्स लाइक, जो मुझे ड्यूरेबल रखनी है एग्जाम तक, वो ऐसे मैं रिवाइज करती थी। तो मेरा आधा घंटा भी मैं ऐसे यूज करती थी। सेम एंड सेम हियर। आफ्टर दैट जब मैं नहा के आ रही हूँ, तो देयर वाज अ टेक्निक जो कि मेरी मदर ने मुझे दी थी। बिकॉज मेरी मदर जो है अपने, जब वो पढ़ती थी, तो शी यूज टू बी इन द हॉस्टल, तो हॉस्टल में रह के पढ़ती थी। माई मदर वॉज ऑल्सो यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। उनके आसपास में आईएएस पीसीएस वाले बच्चे हॉस्टल में रहते थे। तो उनसे मम्मा ने एक टेक्निक सीखी थी कि जब वो मैस होता है ना, मैस में बच्चे खाना खाने आते हैं, तो वो बच्चे वो टाइम भी वेस्ट नहीं करते थे, आईएएस पीसीएस वाले बच्चे। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज कि टेबल के जस्ट नीचे, हमारी भी डाइनिंग टेबल होती है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है,
हम उसपे मैट बिछा देते हैं। बट ट्रांसपेरेंट लेयर लेयर को अगर आप मैट नहीं बिछाओ, नॉर्मल ट्रांसपेरेंट रखो, तो नीचे जो रखा होता है वो सब आपको दिखता है। तो नीचे वाली हम्म। लेयर होती है जिसपे हमको सामान वगैरह रखते हैं, फ्रूट्स वगैरह समटाइम या कुछ भी, उस लेयर पे आईएएस पीसीएस वाले अपने न्यूज़पेपर्स को रखते थे, बिकॉज उनको अपडेट रहना पड़ता था। और यहाँ मेरी मम्मा ने क्या किया कि तुम अपना जो है किताब का पन्ना या फिर अपना नोट्स जो है वो रख दो नीचे, वाइल डूइंग योर ब्रेकफास्ट, वाइल डूइंग योर लंच। टीवी ऑन नहीं होगा, टीवी का कोई रिचार्ज विचार्ज नहीं है हमारे घर में, ठीक है। सो आपको वाइल डूइंग योर ब्रेकफास्ट ऑल्सो ना, तुमको रीडिंग कंटेंट दिया गया है, ये मुझे चाहिए, ठीक है। और पेजेस जो है आपको, मतलब आपने एक परांठा फिनिश कर दिया, नेक्स्ट पेज टर्न कर दीजिए, नीचे हाथ लगाया टर्न कर दीजिए भाई। तो मम्मा देखती रहती थी कि कितना एक बुक जो है कितना बार मैंने रीड कर लिया, सिर्फ आपको रीड करना है या रिवाइज करना, दैट्स इट। करेक्ट। सो यही यही चीज चीजें है जो हमें बच्चे कर चाहिए। रहे हैं। यस यही, यस एंड यही चीजों से आप टॉपर एंड रैंक होल्डर्स बनते हैं, क्योंकि वही यस। 24 घंटे सबके पास है। बिल्कुल सही। उसको मैनेज करना इज एन आर्ट, यही तो सीखना है यही हमें। सीखना है, बिल्कुल। वही 24 घंटे, बट डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजिंग दोज 24 आवर्स। एंड देन उसके बाद देर यूज टू बी द लाइक माई फादर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। अब वो कहते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू कॉलेज, इफ यू आर गोइंग टू एग्जाम राइटिंग, व्हाट्स एवर इज द सेंटर, तो वो जो टाइम है ना वो भी वेस्ट नहीं करना है। उसमें जो है माई फादर यूज टू टेक द चार्ज एंड ही यूज टू आस्क, अच्छा ऑन विच चैप्टर यू आर, विच पेज यू आर, अच्छा इसका क्वेश्चन आया तो हाउ यू नो परफॉर्म, ये आया तो ऐसे ऐसे करना है। सो माई गॉड, मतलब all 4 steps used to be so, even for that point of time it used to be burdensome, but now like when I became teacher I realized कि यही टेक्निक थी छोटी छोटी जो कि शायद एग्जैक्टली। हमें ऑड वन आउट बनाती हैं। यस, और यही हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं अब। हाँ। एंड देन उसके बाद में आई गेस मेरा जो रूम था, कन्वर्टेड माई रूम इनटू अ लाइब्रेरी। दीवार पे, मिडिल क्लास फैमिली को दीवार पे लिखना अलाउड नहीं होता, बट आई हैड द प्रिविलेज ऑफ हैविंग द कर्टेन्स। तो मैंने अपने स्मॉल स्मॉल चिट्स जो है कर्टेन्स पे सेफ्टी में से तक कर दिए थे, यस। ताकि वो जो पेस्टिंग है उससे दीवार जो है वो खराब ना हो। खराब ना हो। हाँ, तो स्मॉल स्मॉल चिट्स जो है मैंने अपने कर्टेन्स पे सेफ्टी पिन से टक कर दिए थे। एंड वेन एवर आई यूज टू गेट रेडी फॉर एनी क्लासेस और समथिंग, तो मैं बस यही काम करती थी कि हाँ भाई ठीक है, पर्दे पर देखते देखते तैयार हो रही हूँ फटाफट एंड अपना चीज़ें रिवाइज कर रही हूँ। एंड एवरी संडे यूज टू बी माई चेंजिंग सिनेरियो, कि भाई मुझे अब ये सारे चार्ट पेपर्स, सारी चिट्स जो है चेंज करनी है और कंपाइल करनी है एक जगह फॉर द एग्जामिनेशंस। एग्जैक्टली यही है, बस यही बच्चों को सीखना है कि सब कुछ, मैंने कहा ना, सब टाइम नहीं मिलता है, कभी कुछ प्रायोरिटी पे लेना है, कभी कुछ, तो जब पढ़ाई का टाइम है तो उसको प्रायोरिटी पे लेना है। I तो just want to ask, ma'am, what can be the 1.5 day strategy for auditing in the examinations for CA सी interview वन बच्चे? 1.5 days के अंदर डेफिनेटली यू विल नॉट टेक अप एनीथिंग विच इज न्यू। आपने जो चीज छोड़ी है आप कभी जिंदगी में उसको मत उठाना उस 1.5 दिन के अंदर। ऑफ कोर्स मैंने अपने बच्चों को बोला हुआ है, अपने मॉड्यूल को इतना रंग बिरंगा बना लो, उस 6 महीने 4 महीने जो तुम पढ़ रहे हो हाईलाइट कर लो। रंग बिरंगा का मतलब आप हाईलाइट कर रहे हो उसको, अलग अलग हाईलाइटर्स से वहां पॉइंटर्स लिख रहे हो, निमोनिक्स कर रहे हो, या आपने एक छोटी सी और नोट्स की बुक बना रखी है, आप सिर्फ और सिर्फ उनको देखोगे, मॉड्यूल की एक एक लाइन की रीडिंग नहीं करोगे, सिर्फ हेडर्स को रीड करोगे क्योंकि उसका अंदर का आप रीड कर चुके हो। यही 1.5 डे की स्ट्रैटेजी होती है। ऐसे इसके फ्लो चार्ट्स बनाओ पहले से ही और उन्हीं को देख के जाओ। और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आपके पास टाइम बचता है तो वो एक बार देखो, और कुछ नहीं उठाना है, इससे ज्यादा टाइम होगा ही नहीं। यही 1.5 डे की स्ट्रैटेजी रहती है। ठीक है मैम, जस्ट द लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहूंगी दैट आप टीचिंग ऑब्वियसली आप इन्वॉल्व इतने इतने सालों से, एंड यस यू आर डूइंग सो वंडर, बट डू यू सी योरसेल्फ लॉन्चिंग योर ओन प्लेटफॉर्म, ओन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स? Of course, who doesn't want to grow? Who doesn't want to grow? Of course, we can work together, and मुझे अगर कहीं से सपोर्ट मिलती है इस चीज की तो डेफिनेटली मैं इस पे काम करना चाहूंगी। इनफैक्ट पता नहीं इस प्लेटफॉर्म पे बोला चाहिए कि नहीं, मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट था शुरू में जो मैंने शुरू किया था, अच्छा। बट सिंस आई कंसीव माई सेकेंड चाइल्ड एंड मैं टाइम नहीं दे पा रही थी उसको, तो मैंने उस चीज को रिवोक किया। एंड देन मैं टीचिंग नहीं छोड़ना चाहती थी तो मैंने किसी और के साथ जोड़ा। तो मैंने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि आपके सपने मर जाते हैं, आपको रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो वो रास्ता इंपॉर्टेंट है, मंजिल इंपॉर्टेंट है, वहां तक कैसे जा रहे हैं वो हमें सोच समझ के निकलना है। अगर वो अचीव हो रहा है तो बी हैप्पी।
कि आई एम टीचिंग, आई एम डूइंग माई पैशन, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ग्रेट। एंड मुझे लगता है आपकी इस प्यारी सी स्माइल से हमारी ऑडियंस के फेस पे भी स्माइल आ ही गई होगी, क्योंकि स्ट्रगल्स में हम सबकी लाइफ में होते हैं, जस्ट उसका जो फॉर्म होता है ना वो वैरी करता है। और यही स्ट्रगल्स में बिल्कुल आपने सही बात बोली, एटलीस्ट हम उसको कुछ तो कर पा रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, हम बिल्कुल आउट तो नहीं है। राइट। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम। एंड मैं ये जानती हूँ कि एक सेशन में तो मैं शायद ऑडिट के बारे में या आपके बारे में नहीं जान पाऊंगी ज़्यादा, बट यस बहुत कुछ जो है हमने आपसे उगलवा लिया है जो कि हमारे काम आने वाला है ज़रूर ज़रूर वाया दिस पॉडकास्ट। एंड हमारी ऑडियंस भी इस बात को जो है स्वीकारेगी दैट seeing you as a person who has grown so far is definitely an inspiring element for all of us. And yes, मैं मैम को सल्यूट करना चाहूंगी इस चीज के लिए, बिकॉज मैम ने हर एक पॉइंट पर जो डिसाइड किया ना, जो डिसीजन मेकिंग करा ना, वो हर एक वुमेन के बस की नहीं होता, मेरे बस की तो नहीं था। जैसे एग्जाम्पल मैम ने बोला कि शी कंसीव्ड हर सेकंड चाइल्ड एंड देन उसके बाद इंस्टीट्यूट से गुड बाय करना पड़ा। तो वही बात है, मेरे को लगता है मुझसे कुछ छीना जा रहा है, ऐसा मेरे को तो बहुत फीलिंग आती है। दैट्स वाई मैंने आपसे बताया भी था कि गेटिंग मैरिड फॉर मी इज अ ग्रेट, आई फील दैट इज अ ग्रेट टू माई प्रोफेशनलिज्म। एंड वन मोर थिंग फॉर द फीमेल्स मैं बोलूंगी, पता है आपको, इतनी बार ये होता है कि बिकॉज हम प्रायोरिटी देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने करियर पे, तो हमें ये सुनने को मिलता है कि आप बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, बच्चे पीछे जा रहे हैं, आपके बच्चे बिल्कुल रुल रहे हैं, जिसे कहते हैं ना, हाँ आप मदद देती ही नहीं है। ये रहेगा, आपको सुनने को मिलेगी, बट बी स्ट्रॉन्ग। आपने इसलिए इतनी पढ़ाई, इतनी मेहनत की है कि आप अपने सपनों को जी पाए। बिल्कुल सबको साथ लेके चलेंगे, हमेशा घबराना नहीं। एज अ फीमेल मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, घबराना नहीं है। देखो शादी के बाद सरनेम तो सबका चेंज हो जाता है, बट ये प्रीफिक्स जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया है ना, बिल्कुल ये तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। रहेगा। ठीक है, तो आज चाहे मेरे बच्चे थोड़ा कभी कभी कम टाइम देती हूँ, बट आपको पता है स्कूल में जाके वो प्राउडली बोलते हैं हमारी मम्मा ना चार्टेड अकाउंटेंट है। And that what's makes me proud कि yes, I am going in the right direction. Be focused. Lot of obstacles will come in life. If you are focused, थोड़ा ऊपर नीचे हर ह्यूमन के साथ चलता है, इट इज नॉर्मल। राइट। फोकस्ड रहेंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स रखेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं, मैं ये मानती हूँ। बिल्कुल मैम। सो अगर गाइस दाल मखनी नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, दाल फ्राई से काम चलाओ, बट एटलीस्ट दाल रोटी खाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो बढ़ते मिलते हैं जाओ, अपने नेक्स्ट करेक्ट। पॉडकास्ट के अंदर विद सम न्यू प्रोफेशनल पीपल जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एंड यस, आप बने रहिए, हमारे 2 पॉडकास्ट जो है ऑलरेडी मेरे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुके हैं, जाइए देखिए। और हाँ, जब देख लेते हैं तो जरा कमेंट वगैरह कर दीजिए, बता दिया करिए कि क्या आपको मोस्ट चीज़ें जो पसंद आई हैं।